हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। श्रेया स्टडी क्लब में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत क्या थी। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत क्या थी। हुमायूं का मकबरा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूंनामा किसकी कृति है। हुमायूंनामा के लेखक कौन है। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था। कौटिल्य तक्षशिला का ब्राह्मण था। कलहड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है। जयसिंह। जयसिंह का वर्णन किया गया है कलहड़ की राजतरंगिणी में। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है। लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है, जो इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। मीर बांकी ने कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूंनामा किसकी कृति है। गुलबदन बेगम की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। जहांगीर का, जो लाहौर में स्थित है, इस समय पाकिस्तान में है। वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। धर्मपाल। धर्मपाल ने कराई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम मुगल शासक कौन था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। गौतमी। इसका आंसर होगा गौतमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म के अनुयायी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली की अफगान सत्ता की स्थापना की। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली की अफगान सत्ता की स्थापना की। चौसा का युद्ध। 25 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ है।
हुमायूं से और शेरशाह सूरी से। उसी युद्ध को शेरशाह सूरी ने जीता और हुमायूं को पराजित किया। उसके बाद अफगान सत्ता की स्थापना की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, चाँद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? बिहापुर के अली आदिल शाह से हुआ था। चाँद बीबी का विवाह किस राज्य के सुल्तान से हुआ था? चाँद बीबी का विवाह बिहापुर के आदिल शाह से हुआ था। बिहापुर के अली आदिल शाह से हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? पेरुनल। राजा के जन्मदिन को संगम काल में पेरुनल कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा है, बाबर की आत्मकथा तुजुक के बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। बाबर की आत्मकथा तुजुक के बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। बाबर कहाँ का निवासी था? बाबर अफगान का रहने वाला था, अफगानिस्तान का रहने वाला था। अगला हमारा प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार था। हमारा अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ देखिए हमारा अगला प्रश्न है, दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद तुगलक ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद तुगलक को माना जाता है। हमारा आंसर है मोहम्मद तुगलक को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तरापथ की राजधानी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? मोहम्मद तुगलक। क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोहगढ़ का किला किसने बनवाया? लोहगढ़ का किला किसने बनवाया? गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था सामान्य रूप क्या था? उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? उत्तर वैदिक काल में शासन का सामान्य व्यवस्था राजतंत्र था। आप लोगों में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि आज़ादी के पहले राजतंत्र ही पूरा व्यापक रूप से फैला हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया? महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया? 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था शायद। हमारा अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? मुंगेर की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ देखिए अगला प्रश्न है, चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह कौन था? चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह था कौन था? अमीर खुसरो थे। हमारा आंसर है अमीर खुसरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया? 27 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत में पहली बार 27 मई 1498 ईस्वी को भारत आया, कालीकट बंदरगाह पर उतरा था, समुद्री मार्ग द्वारा आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था? किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था? अकबर को। सम्राट अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था। मुगल सम्राट अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए हमारा प्रश्न है, फुतूहत ए फिरोजशाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? फुतूहत ए फिरोजशाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? फिरोज तुगलक की। फुतूहत ए फिरोजशाही फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था?
औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था अपने शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली मानी जाती है? किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली मानी जाती है? लुम्बिनी को, जो इस समय वर्तमान में नेपाल में है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में है। हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया? दिल्ली सल्तनत का किस शासक ने राजधानी अपनी बदलकर दिल्ली से दौलताबाद करने का फैसला किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर। सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने सूरत में ही स्थापित किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए प्रश्न देखते हैं। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था? पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? कनिष्क के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खनवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। खनवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर था। खनवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सागा और बाबर के बीच हुआ था। खनवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सागा और बाबर के बीच हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने ही की थी खिलजी वंश की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। इनको तो आप लोगों में से अधिकांश लोग जानते होंगे, अब्दुल रहीम खान खाना को। शायद ही आप लोगों में से ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको रहीम के बारे में ना पता हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? शेरशाह सूरी का। सासाराम के बिहार में किस शासक का मकबरा है? बिहार के सासाराम में किस शासक का मकबरा है? शेरशाह सूरी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सर्वप्रथम किस शासन ने आगरा में अपनी राजधानी बनाया? सर्वप्रथम किस शासन ने आगरा में अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी। किसने बनाया? सिकंदर लोदी। आगरा को किसने बसाया था? ये भी प्रश्न आता है कि आगरा को किसने बसाया था? तो आगरा को सिकंदर लोदी ने ही बसाया था। और एक प्रश्न ये भी है कि सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? सिकंदर लोदी ने ही बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? हमारा आंसर है कनिष्क। कनिष्क की सेना ने चीन की सेना को पूरी तरह परास्त कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? बार बार पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? तो आंसर है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो उस समय भारत का शासक कौन था? उस समय भारत का शासक अकबर था। अकबर ही शासन कर रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल के किस नवाब ने 1956 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया? नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था। बंगाल के किस नवाब ने 1756 ईस्वी में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो इसका आंसर है नवाब सिराजुद्दौला। ये बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, गौर करके आप लोग इसको याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? उत्तर है 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था, राणा प्रताप और अकबर के बीच। इसमें अकबर विजयी हुआ था। चलिए एक बार दोबारा सुन लीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था और राणा प्रताप की हार हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम लाख बखश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? चलिए औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? आगरा में रखा था। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके आगरा में बंदी बना लिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गंधार शैली की।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ देखिए, हमारा प्रश्न है, भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान था। फाहियान प्रथम चीनी यात्री था जो भारत में आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी से ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये प्रश्न बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था। चलिए आप लोगों को फिर दोबारा मैं बता देता हूँ कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी से और बाबर से पानीपत का युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की में लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ? दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ? इब्राहिम नहीं सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय, उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की सीमा का यानी दिल्ली सल्तनत काल का सर्वाधिक विस्तार हुआ। बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए हमारा प्रश्न है, स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध, बहुप्रसिद्ध कहिए, राजा कौन था? राणा कुंभा। हमारा आंसर है राणा कुंभा। बहुप्रसिद्ध राजा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में की थी। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम रट लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? चलिए प्रश्न है, दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? हेमू। हेमू दिल्ली का अंतिम। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया? जौनपुर को। जौनपुर नगर को फिरोज तुगलक द्वारा सिराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? औरंगजेब का। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? सब खलीफा की सत्ता को इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाखिल जी ने। चलिए एक बार दोबारा प्रश्न को देख लीजिए।
सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी ने। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नंदवंशीय राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। उसका नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य, जिसको आप लोग बहुचर्चित व्यक्ति हैं ये विष्णुगुप्त चाणक्य। चलिए प्रश्न को एक बार दोबारा देख लीजिए। नंदवंशीय राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। उसका नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य। इनको तो आप लोगों में से बहुत लोग, अधिकांश लोग जानते होंगे। चाणक्य का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? उसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा उसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है? उनका नाम है नागार्जुन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में विजय प्राप्त किया था सर्वप्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध हुए? 2 युद्ध हुए थे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 2 युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध 1992 में हुआ, जिसमें गौरी विजयी हुआ। इसी तरह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन के 2 युद्ध हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? इब्राहिम लोदी। जब बाबर अफ़गानिस्तान का रहने वाला था, अफ़गानिस्तान के फरगना का रहने वाला था, बाबर ने जब सर्वप्रथम दिल्ली पर आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली का राजा कौन था? इब्राहिम लोदी था। प्रश्न को दोबारा देख लीजिए, बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? इब्राहिम लोदी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर थे? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? 24। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? 24। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और दिल्ली का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? नहीं सॉरी, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है उसका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? चलिए प्रश्न को दोबारा देखिए। शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया? सिकंदर ने। सिकंदर यूनान का रहने वाला था जिसने घनानंद तो अंतिम नंद वंश का अंतिम शासक था, उसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। चलिए अगला प्रश्न है। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? कौन था? दारा शिको। दारा शिको शाहजहां का पुत्र था। चलिए प्रश्न को देख लीजिए। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? दारा शिको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वें अभिलेख में मिलता है। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वें अभिलेख से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर मेगास्थनीज को किसने भेजा? चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को किसने भेजा? सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस निकेटर ने भेजा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था। चलिए प्रश्न को देख लीजिए। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को किसने भेजा? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा, जो कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था। अगला प्रश्न देखिए। उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था। उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था। नूरजहां का। नूरजहां का नाम सिक्कों और फरमानों पर अंकित किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती। अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने की थी। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न देखिए। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में किस किस के बीच हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और अकबर के बीच हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? चलिए प्रश्न को देख लीजिए फिर दोबारा। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ दुर्ग का। कहाँ हुआ था? रायगढ़ का दुर्ग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य को। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य को। रामानुजाचार्य को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल के किस शासक ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की? बंगाल के किस शासक ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की? अलवर्दी खां, जो बंगाल का उस समय शासक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल बादशाह के शासन में काल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था मयूर सिंहासन का निर्माण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस गुप्त शासक ने अपने शासन में के अंतिम काल में बौद्ध को अपनाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? किस गुप्त शासक ने अपने शासन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपनाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? कुमारगुप्त। गुप्त वंश का शासक था कुमारगुप्त, जिसने अपनी सत्ता के अंतिम दिनों में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बार बार भी पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो उसमें आंसर आप लोग लगाएंगे कि कुमारगुप्त ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गजनबी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? अंतिम आक्रमण का लक्ष्य क्या था? मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर पर लूटा। और सोमनाथ मंदिर पर जब 1025 ईस्वी में अंतिम बार आक्रमण था मोहम्मद गजनबी का, और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। वहाँ से मूर्तियाँ और धन लूट कर लेकर चला गया। भारत में 17 बार मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुजरात का सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित था? गुजरात का सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित था? शिव को। अगला प्रश्न देखते हैं। वास्को डी गामा भारत में किस बंदरगाह पर पहुंचा? वास्को डी गामा भारत में किस बंदरगाह पर पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा ने भारत में प्रथम बार समुद्री मार्ग से उतरा था। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। चलिए हमारा प्रश्न देखिए। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? औरंगजेब के साथ हुआ था। अंग्रेजों का पहला संघर्ष औरंगजेब के साथ हुआ था। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।
पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।